मुश्किलें थोड़ी अलग है औरों से, मगर भावनाएं नहीं। सपने हमारे एक जैसे हैं, लेकिन रियलिटी में कहीं भेदभाव है। राहों में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन हमराही हमेशा साथ निभाते हैं। रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनिए कार्यक्रम हमराही। दिव्यांग साथियों की कहानी, जिंदगी का साथ निभाने की ये है खास कहानियाँ। सिर्फ रेडियो मधुबन 90.4 FM पर रविवार शाम 5 बजे सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमराही हमराही। रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हूं आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हमराही। हमराही कार्यक्रम दोस्तों जिस तरह से किसी दिव्यांग व्यक्ति के जीवन के उतार चढ़ाव को बताता है, इसी प्रकार पिछले कुछ समय से हमारे इस कार्यक्रम में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, हर बार यही कोशिश की जाती है कि हर किसी आने वाली परेशानी को दूर करके इस कार्यक्रम को आप सबकी सेवा में हमेशा प्रस्तुत किया जाए। शुरू में बहुत सफलताएं मिली, बाद में जैसे जैसे जिंदगी सामान्य होने लगी तो लोगों के पास वक्त की कमी होने लगी, और इसी वजह से इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में कभी कभी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन खैर, आज ऐसा कुछ भी नहीं है और आज का ये कार्यक्रम आप सबके लिए बेहद खास होने वाला है। तो एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने रेडियो चैनल, जिसका नाम है रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। आज हमारे इस हमराही कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं श्रीमान राम अवतार त्यागी सर। राम अवतार सर जो है सेवानिवृत्त हो गए हैं हाल ही में, और राम अवतार साहब के साथ ही उनकी श्रीमती बलबीर कौर मैडम भी आज हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। तो सबसे पहले राम अवतार सर और बलबीर मैम, आप दोनों का हार्दिक स्वागत है। जी राम अवतार सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। हमारे सुनने वालों को सर अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपको कौन सी दिव्यांगता है और आपने अपनी शिक्षा कहाँ ग्रहण की है, ये सब थोड़ा सा बताइए। सर जी, मैं उत्तर प्रदेश में एक बागपत जिला है, वहाँ एक छोटा सा गांव है, वहाँ मेरा जन्म हुआ था 5 अप्रैल 1962 को। जी बस यही तो मतलब प्रमाणित तो यही माना जाता है अब, लेकिन पूरी डेट ऑफ बर्थ तो पता नहीं था। जब विद्यालय में आए थे जब भी पता चला था। अच्छा। तो 5 अप्रैल लिख दिया था, अब तो यही माना गया। बिल्कुल। और मेरा जो शिक्षा में 1972 में 15 जुलाई को आया था विद्यालय पचकुया रोड में जी, और वहां से मैंने 12वीं पास की है जी। और मैंने 8 दिसंबर 1983 को स्कूल छोड़ दिया था, और उसके बाद सर्विस लग गई थी दिल्ली नगर निगम में 4th श्रेणी में। अच्छा जी। उसके बाद एक प्रमोशन हुई थी, जिस समय ये जो पहले LDC होते थे ना, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जी हो गए थे, और उसमें इसी से मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो आप तो अभी 2022 में ही सेवानिवृत्त हुए? हाँ, 30 अप्रैल 2022 में। आजकल आप कहाँ रह रहे हैं? मैं फरीदाबाद में रह रहा हूँ। अच्छा, फरीदाबाद में रह रहे हैं, हरियाणा में। तो आपको कौन सी दिव्यांगता है? ये दृष्टिबाधित है, पूर्णतः नेत्रहीन हूँ। तो आप बचपन से ही हैं या बाद में हुए? मैं बचपन में 2 महीने की उम्र में आंखें खराब हो गई थी। उस समय गांव में थे तो उनको भी कुछ पता नहीं क्या, जैसा भी कुछ होता रहा, और मेरे को 10-15 साल तक जो है एक उल्टी आंख से दिखाई देता था थोड़ा। अच्छा जी। जब मैं विद्यालय में चला गया ना, तो मैं बल्ब को, ट्यूब को बड़े ऐसे देखता था, यार बहुत रोशनी आती है यहाँ तो। गांव में तो छोटा दिया जलता था। अब ऐसा हो कि वो जो चपड़ासी थे उनको ऐसा लगता था ना कि जो बताया हुआ था कि जिनको थोड़ा दिखाई देता है इनको लाइट की तरफ ना देखने देना। तो उसने मेरे को बहुत समझाया, एक थप्पड़ मारा खींचकर, हट ऐसे लाइट की तरफ नहीं देखते, भगवान ने तुम्हें थोड़ी सी रोशनी दी है, ये खराब हो जाती है ऐसे। मैंने कहा अच्छा, चलो बड़ी अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया बात बताई इन्होंने। मतलब मुझे कोई गुस्सा नहीं आया ऐसा क्यों किया जी। और उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं गांव में जाने लगा,
तो गांव में दीवा जो था वो कम जलता था, लगता था ऐसा कि यार पहले दीवा अच्छा जलता था, ये कम क्यों जलता है। वो कहते थे कि अब तुम्हें जो है ना शहर में रोशनी की आदत पड़ रही है ना बिजली की, तो इसलिए दीवा कम लगता है। मैं क्या करता, मुझे वो वास्तव में कम लगता था। मैं क्या करता, दिन में उसकी बत्ती थोड़ी सी ऊपर खींच देता था। मैं कहा यार ये तेल के लोभ के मारे कम जलाते हैं इसको, तो बत्ती थोड़ी ऊपर कर देता ताकि रोशनी अच्छी लगे। वो फिर भी रोशनी कम लगती थी। फिर मुझे पता चला कि मेरे को जो बल्ब और ट्यूब दिखती है वो भी कम होगी दिखनी जी। और फिर उसका मतलब वो लाइट मेरे को दिखनी बंद ही होगी, लाइट मतलब ट्यूब वगैरह जलती हुई दिखती नहीं है मेरे को अब। तो कभी कोई ऑपरेशन वगैरह या डॉक्टर को दिखाना? नहीं, ऑपरेशन की नौबत आई नहीं, क्योंकि किसी ने ये कहा था कि ऑपरेशन होगा 12 साल की उम्र में, जब ये थोड़ा सा जवान हो जाएगा तो शरीर में जान आएगी ना, तो थोड़ी सी लाइट की और बढ़ जाएगी, उसी टाइम ऑपरेशन को देख लेंगे। फिर मैं विद्यालय में चला गया तो फिर इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरा जन्म एक गरीब किसान के घर में हुआ था गाँव में। तो इतनी जान पहचान भी उनको, उनके बस की भी इतना नहीं था कहीं बाहर ले जाना। जहाँ भी उनके बस की हुआ, जिनकी औकात थी हमारे माँ बाप की, उन्होंने दिखाया। फिर स्कूल वालों ने भी अच्छा ध्यान दिया, वो भी दिखाते थे, तो मैंने उनको समझा दिया। मैंने कहा हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, और वो खुद कोशिश करते हैं कि जो उनको दिखाई देता है, जिनकी आंखें ठीक होती होंगी तो हम करवा सकते हैं, वो आप चिंता मत करो। मैंने घर वालों को यही समझा दिया, वो भी खुश हो गए, चलो अच्छा स्कूल मिल गया इनको। सही है। तो थोड़ा अपने स्कूल के बारे में बताइए कि कैसा था आपका स्कूल, और आजकल भी आप सुनते होंगे तो अब क्या स्थितियां हैं, थोड़ा अपने स्कूल शुरुआती जीवन के बारे में बताइए। ये हमारा स्कूल अंध महाविद्यालय पंचकुया रोड पे था, जो इसका नाम तो सभी ने सुना होगा। अब जो आप लोग तो खैर जो बाद के हो, और उस टाइम बहुत अच्छा स्कूल चलता था। पहली से 8वीं तक तो अंदर पढ़ाते थे, और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं बाहर जाते थे साइटेड स्कूलों में पढ़ने। फिर हमें बहुत अच्छा लगा, यार हम भी सामान्य लोगों के साथ पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई उस समय जब सामान्य लोगों के साथ पढ़ने गए। और बस यही है, स्कूल में अच्छा वातावरण था, मतलब हम ठीक रहे। देखो सब तरह के बच्चे होते हैं, उद्दंड भी होते हैं, कुछ ताश खेलने में रुचि रखते थे, कुछ एक दूसरे को मारने पीटने में रुचि रखते रहे। मेरा अध्ययन में ज्यादा रुचि थी, किताबें पढ़ने में, विशेष करके धार्मिक। तो कुल मिला के स्कूल में सब सुविधाएं थी, और सब सुविधा थी, बहुत अच्छा स्कूल था। तो आपके साथ बलबीर मैम भी हैं? हाँ जी बिल्कुल है। तो मैम आपका एक बार फिर से स्वागत है, और थोड़ा सा आप भी आवाज सुनाइए हमारे श्रोताओं को, बताइए अपने बारे में। मैं रिसेंटली ब्लाइंड हूँ जी। मैं 14-15 साल में मेरा अगला आईसाइट खराब हो गई थी जी मैम। आंखें जैसे लाल हो जाती है, इस टाइप से हो गई थी। तो फिर उसके बाद ऑपरेशन वगैरह हुआ, ऑपरेशन सक्सेस नहीं रहा। अच्छा, तो मैं आप कहाँ से हैं मूल रूप से मैम? मैं वैसे तो पंजाब की हूँ। पंजाब से हैं, अच्छा। उसके बाद फादर का ट्रांसफर होते होते हम भोपाल में शिफ्ट हो गए थे। जी मैम जी। तो भोपाल में सारी पढ़ाई मेरी नॉर्मल स्कूल में, ये गवर्नमेंट स्कूल में हुई है। अच्छा 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 अच्छा। पहले तो मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, तो जब आईसाइट खराब होगी तो मुझे राइटर की जरूरत पड़ी, तो फिर मैं गवर्नमेंट स्कूल में मैंने एडमिशन ले लिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बहुत, अभी कुछ हल्का फुल्का आपको दिखाई देता है या बिल्कुल नहीं? थोड़ी बहुत लाइट वाइट है, चल देते हैं। अपना काम काज कर लेते हैं आप, छोटा मोटा मतलब इतना वो नहीं है, तो थोड़ी रोशनी में आती है। ये समझो कि भाई जैसे हाँ मेरे से अंधेरा है, उजाला है, लाइट को देखने की मेरी वैसे भी आदत है। सही है, बिल्कुल सही है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो रामावतार सर, हमारे इस कार्यक्रम का जैसा कि आपको मालूम है नाम है हमराही। हाँ जी। और ये कार्यक्रम हम लोग इसीलिए लेकर के आते हैं कि खासकर आपने देखा होगा कि दृष्टिबाधित साथियों को या दिव्यांगों को नौकरी वगैरह तो फिर भी मिल जाती है, लेकिन आजकल और पहले से ही, आपके जमाने में तो और ज्यादा रही होगी दिक्कत। विवाह को लेकर के बड़ी समस्याएं आती हैं, और खासकर समस्याएं ये तब और बढ़ जाती हैं जब परिवार का सहयोग नहीं मिलता है, सपोर्ट नहीं मिलता। तो थोड़ा सा आप बताइए कि आपके शादी ब्याह की शुरुआत कहाँ से हुई, और घर वालों ने क्या इस पर अपना रवैया रखा, और आपने नौकरी लगने के बाद प्रकार आपकी तलाश पूरी हुई विवाह को लेकर के, और कब विवाह हुआ? जी। ऐसा जी, जब मेरी पढ़ाई चल रही थी ना तो 8वीं तक तो बहुत अच्छी पढ़ाई चली मेरी, बहुत ही बढ़िया जी। और उसमें मेरा इरादा ये था कि मैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बाद या तो संस्कृत से कोई BA वगैरह करूंगा जी, और या करूंगा पॉलिटिकल साइंस से जी। ये दोनों ही सब्जेक्ट मेरे अच्छे थे और दोनों तरफ मेरी रुचि अच्छी थी जी। लेकिन क्या हुआ कि
कोई ना कोई ऐसी स्थिति आती है कि, और शादी ब्याह के विषय में हम सोचते थे यार बड़े होंगे जब देखी जाएगी, होगी हो जाएगी, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं, मतलब थोड़ा सा अच्छी तरह से चरित्र बनाएंगे, पहले कोई काबिलियत प्राप्त करें अच्छी सी, ये थी दिमाग में। बिल्कुल सही है जी। तो, लेकिन वो ऐसा हुआ कि कोई ऐसी स्थिति आई घर पर कि मेरे हम 4 भाई थे जी। तो एक मेरे से बड़े हैं जो पुलिस में रिटायर हुए, यूपी पुलिस में थे पहले, रिटायर होके घर पे हैं जी। और एक उससे छोटा था, मेरे से 2 साल बड़ा, और एक मेरे से छोटा है जी। तो उसका मतलब जो मेरे से 2 साल बड़ा था उसकी डेथ हो गई जी। और डेथ क्या, उसकी डेथ हुई थी कैंसर से। अच्छा। जबकि वो इतना चरित्र व्यक्ति था, किसी तरह का बीड़ी सिगरेट और हुक्का वगैरह गांव में पीते हैं किसान लोग, वो भी नहीं पीता था, लेकिन पता नहीं कौन सी ईश्वर को क्या मंजूर था कि मतलब उनकी डेथ हो गई और उसकी शादी हुए 5-6 महीने हुए थे। और उसके बाद हालांकि वो शादी से पहले मना करता था, लेकिन ऐसा गांव में जो वो खेत में से आ रहा था, रास्ते में से ही लड़की वालों ने, जो रिश्ते वाले आते हैं, उन्होंने देख लिया और घर पे आए, भाई आपका लड़का है, हम तो आपके यहीं आ रहे थे लड़का, तो भैया अभी तो ये है वो है। तो कुल मिला के हमारे माँ बाप ने कहा कि ठीक है, ये कौन चाहता है कि भाई लड़के का रिश्ता आ रहा है हम ना ले। सही है। तो उसकी शादी होने के बाद जो उसकी डेथ हुई ना, उसके बाद कुछ ऐसी स्थिति आई कि देखो आजकल पहले जैसा जमाना था नहीं, उस टाइम से ये होता था कि भाई कोई स्थिति खराब हो जाए तो जो है कि किसी लड़की के साथ ऐसी स्थिति है। पहले बात तो हमारे यहाँ ऐसा था कि विवाह जो है स्वर्ण कास्टों में पुनर्विवाह होते नहीं थे लड़कियों के जी। हाँ, लड़कों के तो हो जाते थे और लड़कियों के नहीं होते थे, लेकिन उस जमाने में बड़ा मुश्किल होता था एक विधवा विवाह के बारे में सोचना। फिर भी जो समझदार लोग थे वो कहने लगे नहीं यार, जिंदगी ऐसे नहीं कटती, कोई बात नहीं भाई, तो ईश्वर को मंजूर है, जो हुआ तो हो गया, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन जो हुआ तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब क्या होना चाहिए भाई, बहू जो है किसी तरह से घर में आनी चाहिए, क्योंकि खानदान भी अच्छा है, सब कुछ ठीक है, और ये बेचारी कहीं जाएगी तो उसका क्या फायदा। तो कुल मिला के ये घर में आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो हमारे माँ बाप तो इसको कहते घर में आ जाए तो उनकी नजर जो है छोटे भाई पे जाने लगी सबकी, ठीक है, घर वालों की, ये घर में लड़का कौन है कि है तो पर बालक है। तो मतलब अच्छा, मतलब है तो पर बालक है, यानी मतलब ये कि मतलब मेरी तो गिनती नहीं थी ना, ये भी जो बड़ा है उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। नहीं, उसमें ये गिनती नहीं थी कि ये है ही नहीं, वो तो ऐसा कि भाई चलो चाहे स्कूल में पढ़ रहा हो चाहे कहीं पढ़ रहा हो, लेकिन एक तरीके से गिनती में नहीं। ये ब्लाइंड है, इसका मतलब इसका कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, इसका कोई अस्तित्व नहीं, ये गिनती में नहीं है। उसके मतलब ठीक है, लेकिन हमने इसको कोई प्रतिक्रिया नहीं करते थे, क्योंकि मेरा थोड़ा सा आध्यात्मिक विचार रहा ना, तो मेरी ऐसी प्रतिक्रिया हम करते भी नहीं थे, जो कर रहे ठीक है भाई, जो ईश्वर को मंजूर है वही होगा। तो उसके बाद किसी ने उसके सामने प्रस्ताव रखा, लड़की को। अच्छा। हमारे घर में से ही कोई, हमारी एक बुआ थी, विडो थी वो, उसने प्रस्ताव रखा कि देख ऐसा कि देख तेरे माँ बापा ने भी भाई तेरे लिए घर तो अच्छा ही ढूंढा था, और उसके बाद भाई खानदान में तेरा भी ठीक है, हमारा भी ठीक है, जो भाई जो कर्म बिगड़ गए उसमें तो किसी का दोष नहीं है, लेकिन अब जब तुझे रहना इसी घर में है, तो उसने इशारा किया कि क्या इससे तेरी जिंदगी कट जाए तो क्या बुराई है। और तब आपकी नौकरी लग गई थी क्या? लगी नहीं थी। अच्छा, नहीं लगी थी, ठीक है। नौकरी का विश्वास ही नहीं था, किसी को ये विश्वास नहीं था कि नौकरी लग जाती है, ब्लाइंड लोगों की है। नहीं, मैं तो ऐसे ही आपके हिसाब से पूछ रहा हूँ कि आपको तो पता था ना। नहीं, मुझे पता था कि मैं उस टाइम मतलब अंदर, बाहर से अंदर को जा रहा था, जब ये बात हमारी बुआ ने उस बहू से पूछी, उस लड़की से मतलब, और मैंने अपने उल्टे कान से वो बात सुन ली, लेकिन उनको मैंने ये महसूस नहीं होने दिया कि इनकी बात हुई है, मैंने कुछ सुना है। सही है। हाँ, ये तो आपको मालूम ही है ना, ब्लाइंड जागरूकता रहता ही है। सुनो, जहाँ से आवाज आती है वहां को पीठ कर लेता है, और साइटेड लोग समझते हैं कि इसका मुंह तो इधर का है नहीं, से कुछ पता ही नहीं चलेगा। ये बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने और ज्यादा बल्कि ऐसा दिमाग में लगा जैसे मैंने कुछ भी ध्यान न दिया हो कि जो बुआ ने उससे कहा था। आगे जी कान थी, मेरा तो पीठ ही थी। हाँ, तो पीठ से थोड़ी सुनाई देता, मुंह से तो सुनाई देता। आंख वालों को तो ऐसा लगता है, आंख वालों को लगता है कि देख रहा है तो ही सुन रहा है, वरना नहीं सुन रहा है। देख रहा है तो ही सुन रहा है। तो ठीक है, मैंने जो है, अच्छा उसने कुछ ऐसा तिरस्कार किया, उस तिरस्कार की भाषा तो आप मनोविज्ञान से समझ सकते हो। सही है। उस तिरस्कार का तो मैं कुछ शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता, खैर तो मेरे दिमाग में आई, हाँ ये ठीक है, जो इसने कहा इसकी बात में दम भी है,
लेकिन चक्कर में मैं अपने हिसाब से चलूंगा, इसका भी कहना ठीक है, पर चलो ये किसी कारण से हमारे घर में रह जाए तो ये भी हमारी इज्जत ही है। मैंने ये सोचा। और उस टाइम मैं 9वीं क्लास में एडमिशन लिया था। 8वीं क्लास बहुत अच्छे नंबर से पास करी थी, 97% 8वीं में आए थे। बहुत बढ़िया। 9वीं क्लास में पढ़ाई चल रही थी, रानी झांसी रोड एक स्कूल है साइटेड देखने वालों का, वहां पढ़ने जाता था। उस जमाने की बात है ये। तो उस टाइम 1980 की बात है, सितंबर की ये घटना। तो उसी समय 1981 का जो विकलांग वर्ष मनाया जा रहा था, तो मैं पूरी तरह से सक्रिय रूप से रोंगटा साहब के आंदोलन में कूद गया। मतलब 16 मार्च को आपने भी लाठियां खाई थी? तो अरे तो 16 मार्च की 80 की पहली बात, वो तो मेरी लाठी खाई थी उल्टे टांग में। अभी महसूस होता है कि लाठी कैसे लगी। और रात को जो है ना, रात को पुलिस उसमें एक जगह भर के और ऐसे जंगलों में छोड़ दिया था, बड़ी मुश्किल से घर आ पाए थे हम। वो कांड तो वो दृश्य तो ऐसा ना, चलो आपने इसमें बात कर ली, बहुत अच्छा हुआ ताकि लोगों को पता चले। और वो डंडा मैंने निशानी के लिए अभी घर में रखा हुआ है, कि जिस डंडे से मैं उस टाइम चल के गया था और घर आया था। वो बैठ है मेरे पास जब हाँ जी, मैं लोगों को दिखाता हूँ। 16 मार्च का 1980 का बैठ है, इसे नहीं हटाऊंगा मैं अपने पास से। सही है। अच्छा चलो, वो तो बात 16 मार्च की आपने कर ली, बहुत अच्छी बात है बीच में। तो ये सितंबर की बात है 1980 की। तो फिर मैं रोंगटा साहब के आंदोलन में सक्रिय रूप से कूद गया। फिर मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई पे कोई ध्यान नहीं दिया। मुझे इतना पता था कि मैं 10वीं पास तो मैं जो मेरा अध्ययन हो रहा मैं उसी से हो जाऊंगा। हो जाओगे जी। इतना मुझे 100% विश्वास था, चाहे मैं एक दिन स्कूल में जाऊं या ना जाऊं जी। तो मैं रोंगटा साहब के आंदोलन में कूद गया और पूरी तरह से मैंने उसमें भाग लिया। और जो मेरा तिरस्कार होना, भाई का मरना तो खैर दिमाग में खटकता रहा कि जवान भाई चला गया, और जो तिरस्कार था हुआ था ना मेरा, उसको मैं बिल्कुल भूल गया, दिल से हटा दिया मैंने। और उसके बाद रोंगटा साहब के साथ आंदोलन में रहना, पीएम हाउस पे धरना, रात को जो है 2-2:30 बजे आलू छीलने रोंगटा साहब के साथ बैठकर, तो और उनसे खूब मजाक करते थे। मगर अरे रोंगटा साहब क्या कर रहे हो? अरे आलू छील रहे हैं यार। मगर आलू छीलोगे तो और करोगे क्या? ऐसी बातें थी। मतलब वो बड़ा अच्छा दृश्य था। तो चलो जो भी कुछ हुआ, 1980 का आंदोलन में कूदने के बाद 1982 में 10वीं के पेपर हुए और मेरी अच्छी डिवीजन आई, 80% नंबर आए लगभग मेरे 10वीं में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जब मैंने स्कूल जाना बिल्कुल छोड़ दिया था, दिमाग से हट गया था। और मैं भी एक तलाश में हो गया कैसी नौकरी मुझे मिले। और फिर मेरे को वही वाली बात, जो पढ़ाई जैसी करी थी तो मुझे जो है छोटी सी नौकरी मिल गई, ये चेहरे के अंदर कुर्सी बंद करके जो है वो मैंने ले ली। उसमें से फिर मैंने सोचा भी हम विवाह करेंगे भाई, जो होगा देखी जाएगी जी हाँ, और करेंगे ठीक ठाक जैसा भी है। तो अभी मतलब मैंने ये सोच लिया कि मैं, अच्छा घर वालों ने लालच दिया कि हम तेरी शादी किसी देखने वाली लड़की से करवा देंगे। मैंने कहा एक बात सुनो भाई, मैं एक बात तो है मैं बताऊं, जिसकी भाई भगवान खैर किसी के साथ ऐसा ना करे, बहन बेटी तो सबकी बराबर ही है भाई। किसी के पीछे हम ऐसा तो नहीं सोच सकते कि किसी के कर्म बिगड़ जाए। जिसके कर्म बिगड़ गए थे, जिसने घर में ही आना था, जब उसने मेरा तिरस्कार कर दिया, तो तुम किसको धोखा दोगे? कहते भतेरे किसी गरीब के। तो मैंने कहा गरीबों का जन्म इसीलिए हुआ है। बिल्कुल सही है। मैंने गरीबों किसी गरीब की ना समझ लड़की को या किसी गरीब को मतलब देकर उसके अंदर भी तो वही ज्वाला धधकती होगी कि मैं इसका हाथ पकड़े कहाँ घूमूंगी। बहुत सही कहा जी। या तो कोई अपनी इच्छा से आती है तो वो बात अलग है, वो बात एक अलग है, सही है। वो जो पढ़ी लिखी और अपनी इच्छा से आए वो तो अलग चीज है। लेकिन किसी गरीब को जबरदस्ती ला के तो वही मैं तो ऐसे नहीं करूंगा। मैं करूंगा तो मैं अपनी ब्लाइंड समाज की ही किसी लड़की से विवाह करूंगा। तो इन्होंने बहुत कहा कि नहीं ऐसा ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है फलाना। तो मैंने सोचा कि चलो इनकी बात रख लूं यार, क्या है ये। इन्होंने कहा कि 1 साल का समय दे रहे। नौकरी तो लगी गई है। हाँ नौकरी तो लगी, 1 साल का समय दिया। तो 1 साल के बाद उन्होंने तो मतलब कुल मिला के 1 साल निकाल दिया। फिर मैंने कहा 1 साल में तो मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ भाई। अब मुझे पता था ये कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर मैंने एक अपनी तरफ से दे दिया। फिर उसके बाद जो 1 साल मैंने कहा 6 महीने और दे रहा हूँ भाई तुम्हें मैं। तब तक मैं भी तो तलाश कर रहा था ना। सही है। हाँ तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि हमारे कुछ जो है साथी जो थे हमारे साथ के, ज्यादातर उस टाइम एक ऐसा दौर चला था कि जो दिल्ली के ब्लाइंड स्कूल की लड़कियां ना, वो छोटी नौकरी वालों से शादियां नहीं करती थी। अच्छा हाँ, पहले ऐसा था। दिल्ली के जो विकासपुरी का स्कूल है, आजकल तो विकासपुरी में है, पहले वो राजेंद्र नगर में था दिल्ली में। तो वो छोटी नौकरी वालों से शादियां नहीं करती थी। और दूसरी बात है उनको रोटी वगैरह बनानी भी नहीं आती थी। तो मैंने कहा यार घर वाले तो और बेइज्जती करेंगे, एक तो इनके खिलाफ काम करूं मैं और एक ये। तो उस टाइम कुछ लोगों ने नागपुर से शादियां करी थी ब्लाइंड स्कूल से।
मैंने भी किसी के जरिए, एक जिसकी पहले शादी हुई थी ना, उसके जरिए मैंने जाके नागपुर ब्लाइंड स्कूल से एक लड़की से मैंने रिश्ता किया। तो उसने अपने घर का पता बता दिया, हम उसके घर चले गए। उसके घर वालों ने बात समझी, कहते बाद में आना ये ना। मैंने कहा भैया हम दूर से आए हैं और हमारा मामला इस तरह से है। कहते ऐसा तो होता नहीं है। मैंने कहा होने को तो सब कुछ हो जाता है, पर दूर से आने की कई दिक्कत है। और यदि मैं, वो कहते घर से 2-4 आदमी को लेके आना। मैंने घर से 2-4 आदमी आए तभी तो कोई, मैं दोबारा भी मैं अकेला आऊंगा मैं। भैया उन्होंने समझ ली मेरी बात। आप समझ ही सकते हो, कई कारण होते हैं कि समाज का भी होता अंतर, कई चीजें होती है। बिल्कुल सही है। तो उसके बाद फिर वो नागपुर से उस लड़की से 1985 में मैं 16 अप्रैल को मेरी शादी हो गई थी। अरे वाह, वो भी टोटली ब्लाइंड थी? हाँ टोटली ब्लाइंड थी। अच्छा जी। उसके बाद 1985 से उसके बाद उसको एक लड़का हुआ, वो हमारा यानी कि 10 महीने का होके समाप्त हो गया। अच्छा। ओहो हो। उसके बाद फिर एक लड़का और हुआ जो 20 दिसंबर 1988 को हुआ जी, जो कि अब है। और इस टाइम जो आप फोन पे बताया था ना कि वो बरेली में एक प्राइवेट कंपनी में है, मैनेजर का है प्राइवेट कंपनी में, जो गार्ड वार्ड लगाते हैं ना, उनकी कंपनियों में है वो। जी 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 जी। इसलिए वो लड़का, अब उसकी शादी होगी, उसके बच्चे उसके साथ रहते हैं वहीं, एक लड़की एक लड़का है उसके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। उसके बाद ऐसा हुआ कि हाँ ये तो मैंने बीच की बात बताई, लेकिन सरकारी क्वार्टर हमारे पास नहीं था। तो हम गवर्नमेंट से सरकारी क्वार्टर की मांग कर रहे थे, जिससे कि हम अपने मतलब फैमिली को लेकर दिल्ली रह सकें। तो दिल्ली में जब मुझे क्वार्टर मिला, तो दिल्ली नगर निगम के जो क्वार्टर थे वो हमें मिला, तो बड़ी खुशी हुई। मकान मिलने से ऐसा लगा कि हम सब कुछ भूल गए। मकान में हम ये नहीं देखा कैसे, हमने सोचा जैसे सब लोग रहते हैं ऐसे हम जाके रहेंगे इसमें। अब वहाँ क्या था कि उस मकान में जो पानी था बोर का था, जमुना के किनारे का था। दिल्ली में सादरा इलाका शायद आपने सुना हो। तो जो सप्लाई का पानी आता था बाहर, उसको लोग भर के लाते थे और उससे नहाते धोते थे जो वहाँ था अंदर। अच्छा। लेकिन अब ब्लाइंड आदमी को क्या दिखाई देता कि पानी बाहर से लाते हैं क्या? सही बात है। हमने सोचा जो पानी यहाँ इसी तो पीते हैं, सब पीने को तो होता होगा ये। अब हम उसी में नहाना धोना, उसी में पीना, उसी में खाना बनाना। तो हम दोनों बीमार हो गए। उस टाइम दोनों ही थे। लड़का तो गांव में पल रहा था ना, गांव में तो रहते थे हम, लड़के को तो बाद में लाते हम। जी जी जी। दोनों ही तो थे, तो बीमार हो गए। अब बीमार ऐसे हुए कि दोनों को टाइफाइड हो गया। अरे बाप रे बाप। हाँ, तो टाइफाइड हो, फिर मैं उसे लेके दोनों हम गाँव में चले गए। गाँव में घर वालों ने इलाज करवाया, तो एक नर्सिंग होम था, वहां से दवाई लेते रहे। मैं भी दवाई खाता रहा, वो दवाई कभी खा लेती थी, कभी उसकी 4 पैके नीचे मिलती थी। कुल मिला के मतलब उसको यानी कि 8 मार्च 1996 में उसकी डेथ हो गई। ओहो। और मैं भी उस टाइम बीमार था। देखो मैं तो ठीक हो गया और वो जो दुनिया से चली गई। मतलब जो जीवन में जो अच्छा चल रहा था, जो सुख था आपका, वो ज्यादा लंबा नहीं चला। मतलब ना ज्यादा लंबा, बस 11 साल ही चला। इस बीच में लड़का एक ही हुआ था आपका? हाँ, एक और हुआ था, वो 1 साल 10 महीने, 1 साल का हो गया, वो भी खत्म हो गया था। अच्छा, वो भी खत्म हो गया। 3 साल के हुए थे, जिसमें से 2 खत्म हो गए थे। हाँ, 1 साल से पहला और 1 साल से बाद का खत्म हो गए, और बीच का लड़का है। बीच का है, जी जी। तीनों लड़के ही हुए थे। अच्छा 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 अच्छा। उनका नाम क्या था मैडम का, जो आपकी वाइफ? उसका नाम ऐसा है कि वो नागपुर से, जहाँ उसका नाम राजकमल नाम था स्कूल का। अच्छा, और हमने यहाँ नाम बदल लिया था, पुष्पा नाम रख लिया था यहाँ पर। पुष्पा नाम रख लिया था, जैसा कि नाम बदल जाते हैं, रख लेते हैं ना। जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। नाम तो इनका भी बदला था, लेकिन इनका इसलिए नहीं चला कि सर्टिफिकेट वगैरह में ये एक प्राइवेट जगह सर्विस भी करती है ना, ये टीचर है अभी जी। फरीदाबाद में एक इसका मंदबुद्धि वालों का डेफ का स्कूल है, उसमें है क्राफ्ट की टीचर, म्यूजिक से किया हुआ है ना प्रभाकर। तो इसलिए ये इनके सर्टिफिकेट में सब में नाम वही चलता है। बाकी ये घर में इनका नाम ही रख लिया था विनीता, तभी तो इसलिए हम आपस में बिन्नी कहते हैं नाम शॉर्टकट में। अच्छा। लेकिन नाम विनीता रख लिया था, लेकिन वो कोई ज्यादा फेमस नहीं हुआ, चला नहीं वो नाम। तो उस समय तो फिर त्यागी सर बहुत ही मतलब टूट गए होंगे आप एक तरह से 96 में, जब ये सब हादसा हो रहा था। क्या कर सकते हैं। मेरे पास तो कोई साधन नहीं था। उसके बाद फिर मैंने देखा कि और तो सब ठीक चल रहा था, पर घर वाले मेरे पे और मेरे लड़के पे ऐसा कब्जा करना चाहते थे कि अभी हमारे अंडर में रहेगा और दिल्ली नौकरी करता रहेगा। ड्यूटी गांव से करना शुरू कर दी थी ना मैंने बाद में। तो दिल्ली ड्यूटी करता रहेगा, लड़का यहीं रहेगा और अपना ये बाप बेटा का इनको हम वो कर लेंगे। तो मैंने कुछ ऐसा देखा कि हमारी स्थिति वो ऐसे ढंग से करेंगे कि हमें आगे बढ़ने नहीं देंगे, ये लोग बढ़ने नहीं देंगे, विकास नहीं होने देंगे आपका। विकास नहीं होने देंगे। भाई रोटी पानी तो सबको मिलता ही है संसार में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन वो विकास नहीं होने देंगे। तो मुझे कुछ ऐसा लगा और वो कई स्थिति मेरे सामने ऐसी आई, मैंने अंदर ही अंदर वो मतलब भांप लिया उनको। तो इसलिए फिर मैंने अचानक ही, जबकि मेरा कोई विवाह का प्रस्ताव नहीं था, तो मैं यहाँ फरीदाबाद में पास बनवाने आया था हरियाणा रोडवेज के। अच्छा। तो यहाँ जो NAB है यहाँ फरीदाबाद में, यहाँ लाइब्रेरी में एक जो लाइब्रेरियन थी एक लेडीज, आज तो खैर वो जो दिल्ली में सेवा कुटीर है ना, आजकल तो वो टीचर है वहां पर, साइटेड है वो लड़की, जबलपुर की है, और पहले लाइब्रेरी में थी फरीदाबाद में। तो उसने पास बनाने थे, उसने कहा सर आपने मतलब कोई विवाह नहीं किया, बच्चे नहीं है। मैंने सारी बात बताई है, तो उसने कहा कि आप दोबारा नहीं सोचा? मैं कहा दोबारा क्या सोचना, मेरा एक लड़का है, बाकी क्या सोचना है कि नहीं, ऐसे थोड़ी बात बनती है। पर मैंने कहा बात तो नहीं बनती, लेकिन भाई शादी वादी भी अब कौन तो मेरे से करेगा, और दूसरी बात कहती नहीं इसमें क्या बात हो, तो आपने सोचा हो तभी तो। मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं है। तो ऐसे सोचने से अब ये जो है जो मैडम है, ये उसकी सहेली थी। अच्छा। असल में क्यों, ये भी जबलपुर की है ना, ये भोपाल। असल में इनके भाई जो है ना, वो जबलपुर में डॉक्टर थे, जो 2002 में रिटायर हो गए थे, और अब तो संसार से भी चले गए। वो जबलपुर हॉस्पिटल में सरकारी उससे रिटायर हुए, डॉक्टर थे वो, तो वो जबलपुर में थे। और इनके फादर जो थे वो MES में इंजीनियर थे भोपाल में जी। तो वो जबलपुर से इनका संबंध था। तो ये आपस में इनके घरेलू, यानी इनके फादर जो है ना, मतलब जो लड़की सीमा जो है उसका भाई, और इनके बहन के ससुर वगैरह कोई इकट्ठे पढ़े थे क्लास में। तो ये आपस में घर एक दूसरे को घर से भी जानते थे। उसने कहा मेरी एक सहेली है, ऐसी बात है आपके अनुकूल ही है। मैंने कहा उसका नाम क्या? तो इसने कहा बलबीर। अरे मैं कहा यार कैसा नाम है, सरदारों जैसा नाम है, आदमी जैसा नाम होता। तो कहते आपको नाम से क्या करना, नाम तो देखो किसी के चलते रहते हैं, वो आपको अनुकूल चलेगी बिल्कुल, गारंटी है। भैया जब उन्होंने फिर मेरे संपर्क करवा दिया, धीरे धीरे जो है। लेकिन त्यागी सर, आप भी उन मैडम से पहली बार मिले थे, तो ऐसे कोई भरोसा थोड़ी कर लेता है किसी पे यार? नहीं, भरोसा नहीं करना, भरोसा नहीं हुआ। उसने पहले मिलवाया, मिलने के बाद फिर मैं बताऊंगा ना आपको। आपको कैसे लगा कि भाई वो मैडम जो बोल रही है वो सब सच बोल रही है? कुछ भी नहीं लगा, मेरा विचार कुछ और है। मैंने फिर उससे पूछा, मैं आपको थोड़ी सी बात बता रहा हूँ, मैं खुद ही बता दूंगा आपको। तो जब मैडम ने मेरा परिचय करवाया तो मुझे तो ठीक लगी। फिर यार लड़की तो ठीक है, पर यार मैं एक गरीब किसान का लड़का, गाँव का, और ये अच्छे घर की बताते हैं कि वो सब ठीक ठाक हिसाब है। पहली बात तो हाई फाई पढ़ी लिखी। हाँ, और फिर मेरे से ये शादी कैसे कर लेगी भाई? तो फिर मैंने सोचा, फिर मैंने उससे बात करके फिर मैंने डेट ऑफ बर्थ पूछी। तो इसने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई 1962, 1 अक्टूबर और दिन बृहस्पति। मैंने कहा ये तो बात ठीक है। जब मैंने निकाला तो बृहस्पति या तो 59 में आ रहा है या 64 में आ रहा है। 1962 जो है बृहस्पति तो नहीं है भाई, नहीं है। तो मैंने ये तरीका, मैं एक ऐसा पंडित जी के पास गया। देखो मैं कुंडली वगैरह पर थोड़ा विचार थोड़ा मानता हूँ ना, तो जो आदमी मानता तो उसी हिसाब से चलेगा ना। वो तो जाएगा, वो तो जाएगा ही। तो मैं एक पंडित के पास गया, मैंने कहा पंडित जी एक कुंडली बताओ। भाई वो तो बृहस्पति बता रही है, पर बृहस्पति तो नहीं था 62 में। आप या तो 64 की कुंडली निकालो 1 अक्टूबर की, और या निकालो 59 की। कौन सी कुंडली ठीक है? तो वो कुंडली जो मिली, जैसे इनके लक्षण थे ना, वो लक्षण 59 वाली कुंडली से मिल रहे थे। अच्छा। ये बाद में इन्होंने स्पष्ट भी कर दिया था कि मेरी सर्टिफिकेट में जो उम्र लिखी 62, मैं वही बताती हूँ, जन्म वाकई में मेरा 59 का ही है। अच्छा। हाँ। जी। तो जन्म 59। तो मैंने वो जो कुंडली निकलवाई ना, भाई मेरी तो कोई कुंडली बनी नहीं थी। सही है। हाँ, लेकिन चक्कर है जब मैंने इसकी कुंडली निकलवाई तो इसकी कुंडली से जो इसके लक्षण थे वो मिल गए इनके। तो फिर मैंने बात इनसे करी। मैं कहा तुम्हारा जो जन्म है ये कौन से सन का, ये बताओ। कि 62 का। मैं 62 में बृहस्पति तो नहीं था, सोमवार था। और ये क्या मतलब? और 64 में जो है 63 में मंगल, और 64 में जो है लीव ईयर होता है, वो बृहस्पति था। तो या तो फिर 59 में बनता है ये। तो इसने बताया था 59 का ही है। मैंने हाँ 59 वाली कुंडली से मिल रहा है। फिर इसके बाद उस मैडम के बाद से 2-4 बार हम मिले। और असल में क्या बता, सेवा कुटीर में काफी लोगों की, ब्लाइंड लोगों की मेरी सभा होती थी। तो मैं जब अकेला था, वही जैसे कि मैं भी तो अपना इधर उधर टाइम काटता रहता था। सही है। जब गांव में नहीं जाता था तो मैं इधर उधर ब्लाइंड स्कूलों में जाता था। तो मैं उनसे वहां पूछता रहता था, भैया ये तो बात चलते उन्होंने, जबकि मैंने ये बात भी नहीं बताई कि मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा त्यागी जी आपके विचारों के अनुकूल तो एक लड़की है फरीदाबाद में। अच्छा। मैंने भैया कौन है? कहते यार वो लड़की क्या बताऊं, बलबीर नाम है उसका। अरे तुम ये क्या बकवास करते हो? धरती गोल है।
जबकि मुझे पता था कि मैं बात कर चुका था, लेकिन मैंने उनके सामने मतलब पहले प्रस्ताव भी आया और वहां जाकर सेवा कुटीर में भी इन्हीं का प्रस्ताव आया। हाँ, तो कहते कि वो लड़की सही है और उससे जो है ना, क्योंकि वो कर लेगी कि वो विवाह। मैं क्यों कर लेगी भाई? वो कहती वो जो है ना वो ज्यादा मतलब लोगों से मिलने जुलने से मतलब नहीं रखती ज्यादा। एक तो घरेलू है, वो किसी ब्लाइंड संस्था में नहीं गई, रिसेंटली ब्लाइंड हुई है और वो घर पे पढ़ाई करी है। और वो कुल मिला के जो विचारधारा आपकी है ना, तो आप यहाँ आते हो ना ज्यादातर, तो आदमी के ज्यादा बोलने से पता चल ही जाता है कि ये कितना सच बोलता है, कितना झूठ बोलता है, कितना कपटी है या कितना खानदानी है, ये सब पता चल जाता है। तो इसलिए जो बात आपकी है ना वो उससे मिलती है, तो आप उससे वो आपको कर सकती है। मैं कहा भाई कौन बात करेगा भाई? कहते बात तो हम कर देंगे, कहो तो। अरे मैं कहा मेरे से बात मत करना भाई, मैं नहीं ये इन बकवासों में पड़ता। तो उसके बाद फिर 2-4 बार हम मिले, तो वहां से हमारा ये शादी का प्रस्ताव हुआ था। ये कौन से सन की बात है? ये सन 1998 की अप्रैल की तो बातचीत हमारी इनसे हुई थी। फिर मई में 1-2 बार मिले हम, 2-3 बार वहीं लाइब्रेरी में, सीमा के जो मैडम है उनके पास ही। फिर हमारी उन्होंने 10 जून को सगाई करवाई 1998 में, और 31 अक्टूबर को हमारी शादी हुई। अच्छा, ऐसे बढ़िया। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही, रेडियो मधुबन चैनल है। हमेशा की तरह आपके लिए रेडियो मधुबन कुछ न कुछ नया लेकर के आता है। आप रेडियो मधुबन को सुनते रहें और मुस्कुराते रहें। आज हमारे हमराही कार्यक्रम में मेहमान हैं फरीदाबाद से श्रीमान राम अवतार त्यागी सर और उनकी श्रीमती जी बलवीर कौर मैडम। अभी तक आप लोगों ने सुना कि किस तरह से राम अवतार सर दृष्टिबाधित हुए और उसके बाद में कैसे उन्होंने शिक्षा अर्जित की। और फिर सबसे बड़ी बात कि आमतौर पर गांव में दृष्टिबाधित व्यक्ति के साथ जैसा बर्ताव होता है वही सब उनके साथ भी हुआ। परिवार दृष्टिबाधित को कुछ नहीं समझने की भूल कर बैठता है, लेकिन दृष्टिबाधित साथी किसी न किसी तरीके से अपने ज्ञान और अपनी योग्यता से समाज में अपना लोहा मनवा ही लेते हैं, जैसा कि राम अवतार सर ने भी मनवाया। और उसके बाद उनका पहला विवाह हुआ और दुर्भाग्य से वो 10-11 साल बाद खत्म हो गया। उनकी श्रीमती जी बीमार हुई और फिर उसके बाद उनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन जिंदा दिल इंसान की यही पहचान होती है साथियों कि वो कभी भी हार नहीं मानता है। तो राम अवतार सर ने भी जब उनको अवसर मिला और उनके सामने ऐसा प्रस्ताव आया तो उसमें बहुत सकारात्मक हो करके विचार किया और पुनर्विवाह किया। तो अब हम उनके जो दूसरे विवाह की कहानी है उस पर चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं चाहूंगा कि हम लोग बलवीर मैम की भी बातें सुने कि उनके मन में क्या चल रहा है और वो किस तरह से उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। बलवीर मैम, एक बार फिर आपका स्वागत है। ये जब आपको पता चला कि इस तरह के व्यक्ति हैं राम अवतार सर जिनसे आपके विवाह की बात की जा रही है, तो उस समय फिर आपके मन में क्या आया था? बस मैंने यही सोचा कि भाई अब इसी तरह मतलब जिंदगी तो काटनी है, क्योंकि मैं भी अकेली पड़ गई थी यहाँ पर फरीदाबाद में। तो मैंने सोचा कि अगर चलो फर्स्ट मैरिज हो चुकी है तो कोई बात नहीं, एक बेटा ही तो है, चलो कट जाएगी, गवर्नमेंट नौकरी है, इसी तरह कट जाएगी। अब करते करते अब ये रिटायर हो गए और मैं एक प्राइवेट स्कूल में वहीं पे अरुण सर की संस्था जिसको कहते हैं फरीदाबाद में, उसी में अभी तक मैं कार्यरत हूँ। हाँ, ये तो सर तो रिटायर हो गए लेकिन आप कार्यरत हैं। ना बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बलवीर मैम, मतलब आपका भी पहले कहीं विवाह वगैरह की बातचीत हुई थी या नहीं? पहली बार मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं विवाह करूंगी। अच्छा, मेरा तो इतना स्ट्रॉन्ग था मेरा विचार कि मैं करूंगी ही नहीं। मैं कुछ घरेलू ऐसे कारण थे जिनके कारण मैंने सोचा कि चलो भाई कोई बात नहीं, अब कुछ ना कुछ तो रास्ता होए, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से फिर मैंने मतलब सोच लिया कि चलो भाई कर ही लेते हैं तो ठीक है। दूसरी बात है कि वो देखा था दुनिया में कि भाई वो लड़के शराबी और मिलते हैं, तो जब मैंने देखा इनको तो पूरा विश्वास हो गया कि हाँ भाई इनको ऐसी गंदी आदतें नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अब यही एक ही जगह रहना ठीक है। ये तो आध्यात्मिक विचारों वाले व्यक्ति निकले। धार्मिक विचार वाले व्यक्ति निकले, चलो
ना कोई बीड़ी ना कोई सिगरेट, ऐसी गंदी आदतें नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि मैंने भी मतलब मैं ये निश्चित कर चुकी थी कि मैं नहीं करूंगी कुछ भी। जी जी। फाइनल मैंने फिर यही सोचा, क्योंकि मेरे को सेल्फ डिपेंड रहना ही अच्छा लगता है। अभी भी मैं अपने घर में मतलब हम लोग आपस में ही जैसे खाना बनता है वैसे खा पी के अपना गुजारा किया। और उसके बाद हमने ना तो आस पड़ोस को किसी को पाने के ना मुझे पसंद है, ना मुझे किसी से मतलब ज्यादा ठीक मतलब जितना बोलना चाहिए उतना ही व्यवहार रखती हूँ। बाकी फालतू नहीं कि वही उल्टा सीधा काम मुझे बिल्कुल सही है। मतलब एक अपने आप में रिजर्व नेचर आपका रहता है। हाँ जी जी। पर मैं लोगों से रखती हूँ, क्योंकि सारी उम्र मेरी साइटेड में ही बीती है। थोड़ा सा एनएबी में जब ये वो एक बहाने से टेलीफोन ऑपरेटर की ट्रेनिंग से मैं यहाँ पे पहुंची थी, तो उस समय थोड़ा बहुत ब्लाइंड फील्ड में मैं रही थी, मगर इतना मेरा ब्लाइंड से कांटेक्ट नहीं रहा। और अभी भी बस वही संस्था से आना, एसोसिएशन से जहाँ जाती हूँ, ये मेंटली रिटायर्ड बच्चों का स्कूल है, वहीं पे आती हूँ और बस अपने घर से स्कूल, बस ऐसे मेरा कटता रहता है। क्या काम रहता है मैम आपका स्कूल में? स्कूल में मेरा मतलब पहले तो ज्यादा था, मतलब म्यूजिक वगैरह फंक्शन वगैरह होते रहते थे ये लॉकडाउन से पहले, अब थोड़े कम है। बाकी मेरा बुक बाइंडिंग इन हमारे बच्चों को सिखाना, मेंटली रिटायर्ड को थोड़ा बहुत गाइड करना, क्योंकि इनके दिमाग के अकॉर्डिंग सबको सिखाया जाता है। इस तरीके से मैं इनको गाइड करती रही और कुछ एक्सपीरियंस भी हो गया इतने साल से। मेरे को 28 साल हो गए स्कूल में नौकरी। मैम एक बात बताएं, जैसे आप नेत्रहीन हैं और वो बच्चे एमआर हैं, मतलब मानसिक विमंदित, तो उनको समझाने में आप कौन सी टेक्निक यूज करती हैं? आपको दिक्कत नहीं आती है? वो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि काफी समझदार भी होते हैं, जैसे मेरे पास बोलने वाले बच्चे आते हैं जो थोड़ा बहुत कुछ बोल लेते हैं जी, तो वो समझते भी हैं, बाकी इतना वो कर देते हैं कि कई बार कोई चीज जैसे टेबल से कैंची वगैरह गिर जाए तो उठा के मुझे दे देते हैं। अच्छा 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 अच्छा। और कुछ बच्चे जो ज्यादा सिर्फ समझते हैं तो वो खुद भी समझने आते हैं कि भाई ये भी हैंडीकैप्ट है, तो हम इसके साथ मिलजुल के रहे, पूछते हैं कि भाई आप कैसे रहते हो, क्या करते हो, तो मतलब हमारे पेरेंट्स के बाद क्या होगा। काफी बातें समझते हैं, जैसे मॉडरेटेड ग्रुप के होते हैं। बाकी कुछ ऐसे भी होते हैं, शरारती भी होते हैं, और वो हमारा स्टाफ हेल्प कर देता है मेरा साथ साथ। अच्छा मैम, ये जानना चाह रहा था कि जैसे शादी से पहले आपने घर का जो होता है अपना जरूरी काम काज, जैसे खाना वाना बनाना और ये सब सीख लिया था या? खाना बनाना तो मैंने साइटेड में सीखा था। अच्छा, उसके बाद फिर ब्लाइंड होने के बाद फिर मम्मी माँ मतलब हमारी कहने लगी कि भाई अब मैं तो खत्म हो जाऊंगी, सबसे छोटी थी मैं। हमारी मतलब मम्मी ये कहने लगी कि तुम कम से कम खाना बनाना सीख लो दोबारा। फिर मैंने खाना वाना बनाना सीख लिया। फिर मम्मी को तबीयत खराब होने के कारण उनको पैरालिसिस हो गया था 2-2.5 साल। 2-2.5 साल के बाद फिर मतलब मेरी पढ़ाई रुक गई, क्योंकि मैंने तो ओल्ड हायर सेकेंडरी करी थी जो 10+1 थी पहले की, 85 में। फिर मम्मी की तबीयत खराब होने के कारण मेरे को उनको संभालना पड़ा, जिससे मेरा फर्स्ट ईयर वगैरह मतलब पढ़ाई वहीं पे रुक गई। फिर मैंने म्यूजिक का डिप्लोमा प्रभाकर किया। प्रभाकर मैंने घर से ही मतलब जाती रहती थी और वहाँ पे कोई सिखाते थे, उनसे सीखती रहती थी। फिर ये नंद किशोर शर्मा ये भोपाल लखेरापुर, वहाँ पे मैंने सारे प्रभाकर के पेपर दिए और मैं वहाँ से डिप्लोमा लेकर फिर मैं दिल्ली किसी कारणवश ऐसे घर की स्थिति के कारण मैं यहाँ पे आ गई, क्योंकि मम्मी तो नहीं रही, पापा ही थे। फिर मैं यहाँ पे पहुंची तो फिर यहाँ पे ये अरोड़ा सर की संस्था में मुझे थोड़ी हल्की सी जॉब मिल गई। फिर यहीं से फिर मैंने बहुत ट्राई किया, मगर मुझे कोई कामयाबी नहीं मिली। दिल्ली के लिए जो इंटरव्यू होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के म्यूजिक के, इसमें मैंने सारे पेपर वगैरह दिए, मगर कोई कामयाब नहीं हुए। तो फिर मैं इसी एसोसिएशन में रह गई। ये जो मैम अभी चर्चा चल रही थी जिन सीमा जी की, हाँ जी, उनसे कैसे परिचय हुआ आपका? सीमा जो है वो ये जी बिहार में इसने टीचर ट्रेनिंग करी थी। अच्छा, तो वहां से ये टीचर ट्रेनिंग करी, तो इसने फिर मेरे साथ मतलब आ गई। तो कहने लगी कि मैं भी जबलपुर की हूँ। मैंने कहा मैं भी जबलपुर की हूँ, मेरा भाई जबलपुर के है। तो मैंने कहा मेरे भाई तो वहाँ पे डॉक्टर है। तो उसने सब ऐसे बातें करते करते वो फिर सब मेरे साथ हिल मिल गई। कहने लगी चल फिर अपन तो एक ही जगह के मतलब बहने हम हो गई। उसका मेरे साथ काफी अभी भी है, यही जो हमारे घर के पास ही रहती है। अच्छा, अरे वाह, सेवा कुटीर में टीचर है। हाँ जी।
अभी भी आना जाना है हमारा, तो इसी ने फिर सारा कुछ पहले भी मैं बैठती थी, वो लाइब्रेरियन थी, तो इसी ने कहा कि एक लड़का इस तरीके का है। मैंने कहा देख यार, इतनी उम्र में तू ढूंढेगी तो कोई ढंग कर तो ढूंढ। उसको मेरा मतलब बहनों जैसा व्यवहार रहा शुरू से। तो वो अपनी जगह, हम अपनी जगह। उसकी मैरिज हो गई, बेटा हो गया, कनाडा चला गया, मैं यहाँ पर बैठी हूँ। काफी पुरानी जान पहचान। एक समय में आपका इरादा नहीं था विवाह करने का? नहीं, फिर आपने शादी कर ली, तो बाद में हाँ जी शादी कर ली आपने बाद में राम अवतार सर से। तो आपको कभी मन में ऐसा नहीं आया कि यार मतलब मैंने बहुत पहले ही मेरे को डिसीजन ले लेना चाहिए था विवाह का? सोच तो रही थी पर मौका नहीं मिल रहा। राम अवतार सर नहीं मिले। ये भी ठीक है। ना संदीप जी, इनका कारण ये रहा कि ये जब रिसेंटली ब्लाइंड हुई ना, तो इनके एक तरह दिल टूट गया। इन्होंने सोचा कि ब्लाइंड से कुछ कर ही नहीं सकता। इनके घरेलू थी ना, दिमाग की बात आ गई कि ब्लाइंड से कुछ कर ही नहीं सकता। और वो जो घर में बहनें वगैरह थी वो भी यही कहती थी, भाई अभी ये तो कुछ भी नहीं, इसको तो हम ही निभाएंगे। और दूसरी बात ये कि भाई अब तो वो अपने बच्चों की बातें करते थे कि हमारी लड़की का ये होगा, हमारे लड़के का ये होगा, इसके लिए नहीं कि भाई इसका तो होगा नहीं ना। ये दिमाग में ये बात थी, इसके दिमाग में भी ये बात आ गई कि इसका मतलब जब कोई कुछ नहीं कर सकते, ये था। इसलिए मन टूट गया था। और जब यहाँ एनएबी में ये टेलीफोन ऑपरेटर की ट्रेनिंग के लिए आई ना, तब इसको पता लगा कि यहाँ तो ब्लाइंड बड़े मस्त रहते हैं, लठ लेके घूमते हैं और उल्टा सीधा घूमते रहते हैं, और शादियां भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं, सब कुछ घुमाते हैं और खूब लठ खाते भी है। हाँ, तब इन्हें पता चला कि तो भाई ये पढ़े लिखे भी होते हैं और रहे तो है। हाँ, इसने का ब्लाइंड लोग काफी कर लेते हैं। तो फिर इसने सोचा मेरी एज निकल गई, अब मेरे से कौन करेगा। दूसरी बात है कई कारण ऐसे हैं, और मैं भी किससे करूंगी। जो भी फिर ये समस्या जो इन्होंने बताई कुछ वही है, थोड़ी सी मैंने बताई, ऐसा ही है कुछ ये। मैं बताऊं आपको राम अवतार सर, हाँ जी, पता नहीं आपने भी अध्ययन किया होगा इस चीज का। आज भी ब्लाइंड लड़कियां बहुत नौकरी तो लग जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी मतलब लंबे समय तक पता नहीं क्या वजह है कि घर से उनको अनुमति मिलती नहीं है विवाह के लिए। पता नहीं क्या, मैंने कई जगह देखा ऐसा। और इस चक्कर में उनकी एज निकल जाती है। नहीं, पहले बात तो ये चाहते नहीं थे ना कि भाई उन सबको ये पता, हर एक व्यक्ति को ये समझता है कि हमारे बिरादरी में होती है शादी। मैडम तो नहीं चाहते थे, लेकिन मैं जनरल बता रहा हूँ कि आजकल ऐसा होता है। लड़कियां नहीं, सभी ये चाहते हैं कि अपनी बिरादरी में हो। तो पहले तो इनके घर वाले भी ये चाहते थे। जब इनको दिखाया गया तो इन्होंने, इनकी भाभी वगैरह ने सोचा कि यार ये बात भी सही है कि भाई मान लिया हमें सरदार नहीं मिला तो सरदार कौन मिलेगा। कोई तो ज्यादातर सरदार तो विदेश चले जाते हैं, और कोई ब्लाइंड होगा तो वो अब ये कहाँ ढूंढने जाएंगे सरदार कौन ब्लाइंड हो। इसलिए कोई हमारे अनुकूल हो, जो मतलब उसके गंदे आचरण ना हो और हमारे पास उठा बैठी में भी चल जाए। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। फिर सरदार हो या नहीं हो, असरदार जरूर हो। है असरदार जरूर होना चाहिए। हर जगह सरदार भले ना हो, जैसे मोदी जी कहते हैं ना कि सरदार को उल्टा भी अच्छा है, रसूदा भी अच्छा, असरदार है तो भी ठीक है, सरदार है तो भी ठीक है। तो कम से कम हम सरदार नहीं है तो असरदार तो मान लिए गए। बिल्कुल सही है। ये बात है। तो आपने बताया कि आपका जो पहले विवाह हुआ था उनसे आपको एक बेटा है। हाँ जी, हाँ जी। और अभी जब दोबारा विवाह आपका जब हुआ मैम के साथ, हाँ, तो फिर बाद में और मतलब कोई संतान हुई है आपके? हाँ, ये बेटी है। अरे जी जी हाँ, हाँ, यहीं पर ही है। ये उसका ये कोर्स कर रही है, पैरामेडिकल होता है ना, तो पैरामेडिकल में ऑडियो थेरेपी का कोर्स कर रही है ये। अरे वाह, क्या बात। ऑडियो थेरेपी होते है जो ये कान नाक गले का भी आ जाता है उसमें, लेकिन ये स्पीच वगैरह सिखाने का सारा कुछ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। उसमें कोरोना काल में ना दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए भी कर लिया इंग्लिश से। गुड, वेरी गुड। इंग्लिश ऑनर्स से बीए कर लिया। वो भी इसलिए कि कहीं एडमिशन ना हुआ तो क्या करेगी घर पे बैठी बैठी, इसलिए दिला दिया था एडमिशन। अब कुछ कोरोना की कृपा होगी कि पेपर ऑनलाइन हो गए। कोरोना ने बुरा तो बहुत लोगों का किया, पर किसी किसी का फायदा भी हो गया लोगों का। जी जी जी। क्या नाम है आपकी बिटिया का? क्या नाम है? उसका नाम छवि। छवि, अरे वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आपकी और बलवीर मैम की छवि है वो। समझ लो क्या है। अब ये लड़की अपना पढ़ाई कर रही है। अब इसका जो है 3 साल निकल के लास्ट का इसका अभी इंटर्नशिप के लिए नंबर आने वाला है बस। अब
जी जी जी। उसके बाद फिर ये 4 साल का कोर्स हो जाएगा ना, ये BASLP। उसके बाद फिर मास्टर डिग्री के लिए अलग से करेगी, जैसे भी कुछ होगा फिर देखिए क्या करती है, जो इसके भाग्य में होगा कर लेगी बेचारी। नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। और आप लोग उनको मतलब जो भी सुविधाएं हैं वो सब दे ही रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो कर ही लेंगी। और जी मिल ही जाती है, जो भगवान के हाथ है, जैसा भी है जो हमसे हो पा रहा दे रहे हैं सुविधा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। और आमतौर से जो आपके सुपुत्र हैं, क्या उनसे आपका संपर्क रहता है या नहीं रहता है? वो बार त्योहार पे आ जाता है, जैसा दिवाली पे आया था अपने परिवार को लेकर, और बाल बच्चों सहित आ जाता है, कभी कभी अकेला भी आ जाता है। तो भाई बहन का और उनका सबका आपस में अच्छा उनका है प्रेम? हाँ, रक्षाबंधन पे आता है, इसके जन्मदिन पे आ जाता है, और हम भी दोनों चले जाते हैं। मतलब कोरोना से पहले तो ये लड़की और मतलब जो है मतलब मेरी बेटी और मैं चले जाते थे, वो भी आ जाते हैं कई बार जी। वैसे ठीक है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। वो उनकी जो बहू रानी है और वो सब भी ठीक है? आपकी मैं कह रहा हूँ अपनी जगह पे सही हो तो सब सही है, सब सही है, बिल्कुल सही। देखो क्योंकि इतना रखना चाहिए कि ना महसूस उनको हो ना हमें हो, ना हो, और बस ठीक है, आपस में जो है प्रेम भाव वो बना रहे। और क्या इतना बना रहे, उसको कुछ बना रहे, कुछ बना के रखा जाए जी। क्योंकि ऐसा ना कि अब देखो बहू है, दूसरे घर की लड़की होती है, कोई सिखाता होगा क्या रे तेरे ससुर को क्या जरूरत थी शादी करने की, जब तेरा एक सब कुछ गांव में जमीन जायदाद वाले है ना, खेती है गांव में, सब कुछ है। तो इसलिए कोई कुछ भी कहता होगा, लेकिन दिमाग में तो आती होंगी ना, हर बात आती है सबके। अभी शादी फिर आपने ही करी थी उनकी या आपके गांव वालों ने करी थी? बस वो ऐसा कि गांव में पढ़ा था ना, गांव में रहा था, तो भाई वगैरह नहीं करी थी ना। अच्छा, उन्होंने नहीं करती थी। हाँ, क्योंकि ऐसा कि बिरादरी में मेरे को कौन पूछता। सही है। जब मैंने पहले ही सब कुछ अपने हिसाब से कर लिया था, तो ये कि हमारे भाई वगैरह में थोड़ा सा अच्छा दम है, जमीन जायदाद वाले हैं, उन्होंने अपने हिसाब से एक सामान्य घर ढूंढ कर और मतलब ऐसा लड़की ऐसे मिल गई, मतलब उन्होंने करी थी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर के आज ये कह सकते हैं कि जीवन आराम से शांति से चल रहा है। हाँ जी, वैसे सही चल रहा है, जीवन में कोई दिक्कत नहीं आ रही। बहुत बढ़िया। तो रामोदर सर, आपका जो आध्यात्मिक रुझान था, हाँ जी, उसको फिर आपने जाहिर है समय के साथ और आगे ही बढ़ाया होगा। हाँ, आगे ये असल में मेरे को बचपन से ही था। बस जब मैं दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ता था ना, तभी मैं छुप छुप के ऐसी किताबें पढ़ लेता था कई बार। तो बल्कि मैंने एक बार तीसरी क्लास में गीता पढ़नी शुरू करी, तो सबने कहा ये तेरे पढ़ने की मतलब की चीज नहीं है, अब ये समझ में नहीं आएगी। तो मैंने सोचा यार समझ में नहीं आएगी, रीडिंग तो बढ़ेगी ब्रेल में पढ़ने में, क्योंकि ये तो बात मैं भी समझ रहा था कि समझ में तो नहीं आती थी। पर उसके कारण मेरे इसके ये फायदा हो गया, उस गीता की ये कृपा होगी, उससे मेरी रीडिंग बढ़ गई जी। क्योंकि संस्कृत पढ़ना आसान नहीं होता ना, नहीं। और संस्कृत इसलिए मैं बहुत अच्छी पढ़ लेता हूँ। बहुत बढ़िया। पहले में जो संस्कृत पढ़नी वो आ गई, तो फिर उसके बाद रुचि बढ़ गई, फिर तो मेरा आध्यात्मिक रुझान हो गया। अब तो श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, और आपको बताऊं अब ये सरदारों से संपर्क हुआ तो गुरु ग्रंथ साहिब का भी अध्ययन अच्छा हो गया। हालांकि इनके कारण नहीं हुआ, ये कि भाई इस घर की लड़की है, इनके घर ये माना जाता है, तो और ज्यादा रुझान बढ़ जाता है ना। तो खुश कर दिया आपने, बलबीर मैडम को भी खुश कर दिया। हाँ जी, और मैंने गुरु ग्रंथ साहिब का अध्ययन भी पूरा कर लिया अपना ऑडियो के द्वारा। और बाकी ठीक है। फिर संगीत सीखा कि नहीं मैडम से आपने? मैडम से क्या संगीत सीखना था मुझे। मैडम असल में संगीत में कुछ आर्थिक स्थिति की जरूरत थी, जैसे जब मैं स्कूल में पढ़ता था, वो हम वहन नहीं कर सकते थे, तो संगीत आ नहीं पाया। एक ये सेकेंड ईयर कहते हैं ना जिसको, भातखंडे से, वो मैंने किया था। हाँ मैडम ने अब क्या सिखाना है, घर में घर के काम में लग जाते। आपने सेकेंड ईयर किया, मैडम पूरे फाइनल ईयर किए हुए मिल गए आपको। मिल गया, बिल्कुल, तो सब कुछ आता ही है ना। हाँ जी, चलो ये बहुत अच्छी बात है। तो आपने भी कुछ मतलब अपने आप को, जैसे 2-3 साल बीच में आपके रहे अकेलेपन के, हाँ जी, तो सीख लिया होगा आपने भी खाना वाना बनाना और ये सब कि नहीं? अरे ये ऐसा है, मेरे को झूठ बोलना आता नहीं कि सच, और क्योंकि सच से पूर्ति नहीं होती, झूठ तो क्या बताऊं मैं, मेरे को नहीं आता कुछ भी। अच्छा, हाँ सही बात है। ये हमारी और किसी बात में तकरार नहीं होती, भाई इसी बात होती है कि भाई मान लिया कि ये आता तो कम से कम अपने लायक तो आदमी हो जाता है। वही कई बार ये कहती है कि जब अब तो हमारी लड़की चलो छोटी थी और अब तो बड़ी होगी, तो अपना कोर्स करे, हमारा खाना। देखो बच्चे को हम लगाना इसलिए नहीं चाहते, यदि बच्चा हमारे कामों में लग जाएगा तो पढ़ेगा क्या। बिल्कुल सही, बहुत सही विचार। जब हमारी पूर्ति पहले हो सकती थी, अब भी हो जाएगी। लेकिन इसका कहना ये कि मान लो मैं बीमार होगी, तब कौन करेगा? ठीक बात। तो हाँ, मैं अवाक रह जाता हूँ बस। क्योंकि इसको जवाब ही नहीं तो अवाक रह जाएगा वो। बिल्कुल। तो फिर भी कुछ तो आप करते होंगे,
बस मैं क्या करता हूँ, बस भाई ये काम जो है ना, कुकिंग का काम तो मुझे जरा सा भी नहीं आता। ये मेरे से मतलब सच्चाई ये है। अच्छा, नहीं कुकिंग के अलावा भी छोटे मोटे कोई भी काम, जैसे मान लो इन्होंने कपड़े धो दिए, मैं रस्सी में डाल आया है। मतलब आपस में तालमेल से सब काम हो जाते हैं। अरे वैसे तो सब ठीक चल रहा है, सब चकाचक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही होना चाहिए। वैसे कोई परेशानी कुछ नहीं है। जी 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 हमारी मतलब जो कोई थोड़ा सा बहुत तू मैं या नोक झोंक भी होती है ना, उसमें भी आनंद आता, हंसी आती रहती है अंदर अंदर। अंदर अंदर ऐसी हंसी आती रहती। असल में पहले तो पता नहीं चलता था ना, अब तो लड़की बड़ी होगी तो देख भी लेगी, मेरे गुस्सा भी हो रहा है, हंस भी रहे हैं, लेकिन चक्कर पहले तो पता नहीं चलता था किसको गुस्सा आ रहा किसको नहीं। अब हाँ अंदर अंदर हंसते रहते हैं। मैं ठीक है यार। तो रामावतार सर, अब सेवानिवृत्ति के बाद समय फिर कैसे बीत रहा है आपका? बहुत अच्छा बीत रहा है, बहुत अच्छा। एक तो YouTube पर सारे प्रवचन जितने मैं चाहता हूँ सारे संत मिल जाते हैं, सारी चीजें मिल जाती है। घर में रामायण है, गीता है और बड़ी अच्छी अच्छी पुस्तक है। मेरा बहुत समय, मैं तो ये चाहता हूँ कि आपको डिस्टर्ब ना करे। जब ये सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक ड्यूटी पे होती है ना, वो सबसे बढ़िया समय बीतता है मेरा। क्या बात। क्योंकि चक्कर संडे के दिन मैं कुछ नहीं पढ़ पाऊंगा। ये कहती अच्छा फिर मोबाइल ले लिया हाथ में, फिर मोबाइल हाथ में ले लिया। अब लेकिन उस टाइम तो आराम से कुछ भी, चाहे मैं कोई प्रवचन सुनूं चाहे पुस्तक पढ़ूं। क्या बात है, बहुत कुछ। तो मतलब YouTube तो और ब्रेल लिपि दोनों से ही आपका समय बीत जाता है? दोनों समय बीत जाता है, YouTube से, ब्रेल लिपि से और व्हाट्सएप से। अरे वाह, बहुत। ये 3 चीज जो है मेरे साथी हैं, बहुत बढ़िया। ये 3 बहुत अच्छे साथी हैं आपके हैं? अरे वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तो कोई ऐसी बात रामावतार सर जो आपको लगा हो कि यार ये गलत हुआ, या जिंदगी से कभी कोई शिकायत रही हो आपको? ना, जिंदगी से कोई शिकायत नहीं। जिंदगी हमें असल में सारा आकलन होता है ये कि जब हम डिपार्टमेंट में लगे थे ना कि हमारा डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, फलाना नहीं है, कैसा है। जिस दिन रिटायर हुआ तो हमने आकलन किया कि मेरी नौकरी बहुत बढ़िया बीत गई जी, कि मेरी फाइल में कोई वो नहीं आया। सब कुछ जैसे बहुत कई चीज आ जाती है ना, फिर आगे उसमें कई चीजें नहीं मिल पाती, पेंशन में देरी हो जाती है, उसकी CR खराब है, ये है, जो कुछ होता है। तो मेरा सारा कुछ सही रहा। रिटायर होते ही अगले महीने पेंशन चालू हो गई थी। क्या बात है, बहुत। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। मेरा रिकॉर्ड ऑफिस में बहुत अच्छा रहा, और ये मेरे रिटायरमेंट में मेरे ऑफिस में गई थी, उससे पहले कभी मेरे ऑफिस में गई भी नहीं थी। अच्छा। और मेरा सेवानिवृत्ति जो हुई ना, हमारे साथियों ने मिलकर इतने अच्छे करी थी, बहुत बढ़िया। यानी कि वो दिन मतलब एक तरीके से बहुत अच्छा दिन माना गया जिस दिन मैं रिटायर हुआ था। पहले सेवानिवृत्ति 29 तारीख को हमारे साथियों ने करी, बहुत अच्छा फंक्शन हुआ। और फिर उसके बाद 30 को अगले दिन जो है ना, वो सरकारी की तरफ से हुआ। उसमें सबका होता है, जो जितने लोग सेवानिवृत्त होते हैं उस दिन, उसमें उन सबका होता है। तो वो हुआ बहुत अच्छा। और जिंदगी से मुझे कोई परेशानी नहीं आई। देखो, जिंदगी से परेशानी आना तो एक तरीके से तो बहुत बेवकूफी है। मैं नहीं, अच्छा नहीं समझता जिंदगी का। तो इतना संघर्ष नहीं आएगा, इतना मजा ही क्या जिंदगी में। ठीक बात है, बिल्कुल। संघर्ष से आगे बढ़ती है। संघर्ष, हाँ, ये कि संघर्ष से कई लोग नेगेटिव सोच लेते हैं तो फिर तो गलत मामला हो जाता है। और जितना संघर्ष आएगा उसके पॉजिटिव निकालो, नेगेटिव निकालो ही मत। बिल्कुल ठीक। दुनिया जो है, अच्छा दूसरी बात, दुनिया जैसी हम सोचेंगे ऐसी ही है। ये नहीं दुनिया ऐसी है वैसी है, जो हम सोचेंगे ऐसी ही है। लोग कहते हैं करप्शन बढ़ गया, आतंकवाद बढ़ गया, फलान बढ़ गया। यदि हमें कह रहे हैं दुनिया में बहुत आनंद है, तो उसको ये मान के चलो दुनिया आनंदित है, गंदी नहीं है। आनंद ही है फिर। आनंद है दुनिया में, गंदी नहीं है दुनिया। अब ठीक है, गंदगी तो हमने फैलाई जाती है, गंदगी होती नहीं है। बहुत दुनिया बहुत अच्छी है। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं, और तुझे आंखों से दिखता नहीं, तेरे दुनिया अच्छी दिख रही, दुनिया में तो क्या क्या हो रहा है। ये बातें तो बेफजूल बिना बात की बात है, इनको कुछ नहीं रखा, पर दुनिया बहुत अच्छी है। तो श्रोताओं, आज का हमराही कार्यक्रम आप सब सुन रहे थे, और देखिए बातें करते करते रामावतार सर और बलबीर मैम से समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। और अब हम कार्यक्रम के बिल्कुल अंत में है। आप उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज अनुभव से भरा हुआ यह कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा, और आप लोग इसी तरह के कार्यक्रम हमेशा हमारे साथ सुनते रहते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि रामावतार सर ने, बलबीर मैम ने बिल्कुल दिल खोल करके अपनी बातें यहाँ पर रखी हैं। तो कार्यक्रम के अंत में मैं चाहूंगा कि बलबीर मैम, आप हमारे सुनने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मतलब हर एक को सेल्फ डिपेंडेंट होने की कोशिश करनी चाहिए। क्या बात है, बहुत खूब। सभी को आत्मनिर्भर हो सके, स्वयं निर्णय लेना, स्वयं अपने ऊपर जितना हो सके काम करना चाहिए, उसी से ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मैम। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बलबीर मैम, आज कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए, इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए। रामावतार सर, अब आपकी बारी है।
आप भी हमारे सुनने वालों को, खासकर युवाओं को जो कई बार हिम्मत हार जाते हैं, कई बार दुखी हो जाते हैं और विवाह को लेकर के निराश हो जाते हैं, तो आप उन साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूंगा विवाह जो है, चाहे हमारे जो दृष्टिबाधित साथी चाहे दृष्टिवान से करें चाहे दृष्टिबाधित से करें, पर उनको जो है आंतरिक भावना से एक दूसरे को पहचाने तब होना चाहिए। ये नहीं कि विवाह को एक ऐसा मान ले कि होना जरूरी है, बस नहीं, जरूरी तो है, पर वो किस तरह से होना, कैसा है, अपनी तरह से, और उसका आनंद मतलब रहे कि जो घर एक अच्छा रहे, कि जैसे हम दोनों मतलब खुशहाल रहेंगे, हंसी खुशी में रहेंगे, तो संतान भी उसी तरह की होगी और ऊर्जावान होगी और रुग्ण भी नहीं रहेगी। यदि हम मतलब हमारा विचारधारा सही होगी ना, तो संतान में मतलब रोगों की संभावना बहुत कम होगी। तो थोड़ा बहुत तो होता ही है, पर रुग्ण नहीं होगी संतान। बहुत बढ़िया। तो श्रोताओं, आपने आज सुना रामावतार सर और बलबीर मैम को। एक बार फिर से रामावतार सर और बलबीर मैम, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए, हम सबको इतनी अच्छी बातें बताने के लिए। श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे रेडियो मधुबन 90.4 FM पर। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो और कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रियाएं हमेशा देते रहो। आप सबको इस कार्यक्रम के बारे में बात करना चाहिए। हम सबको इंतजार रहता है कि आप पूछें कार्यक्रम क्यों नहीं आ रहा है, कार्यक्रम में देर क्यों हो गई। और जिस प्रकार आज रामावतार सर ने भी जो है स्वयं आकर के और इतनी अच्छी अच्छी बातें हम सबको बताई हैं, मैं आह्वान करता हूं आप सभी से भी कि अगर आपकी भी कहानी कुछ विशेष है, आप अपनी बातें बताना चाहें इस कार्यक्रम में आकर के, जिससे लोगों को प्रेरणा मिले, कुछ सीखने को मिले, तो हमेशा रेडियो मधुबन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप कभी भी रेडियो मधुबन पर संपर्क कर सकते हैं 9414151415 या फिर info@radiomadhuban.in। रेडियो मधुबन का जो ऐप है वो आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर दें, पूरी तरह से एक्सेसिबल है। और इसके अलावा रेडियो मधुबन 24 घंटे 7 दिन आप सुन सकते हैं किसी भी माध्यम से, चाहे YouTube पर सुने चाहे ऐप के माध्यम से सुने। तो आज के हमराही कार्यक्रम पर आप सबकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। अब इजाजत दीजिए मुझे यानी संदीप त्रिवेदी को। मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी और हमराही के साथ। धन्यवाद।